आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 को लेकर रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई एक रिपोर्ट के बारे में। देखिए, ये चीज़ें अब आने वाले भविष्य में जब तक डील क्लियर नहीं हो जाती है तब तक हमें देखने को मिलेगी। एक तरफ आप सब ने देखा कि MRFA के लिए भारतीय वायुसेना ने अपना पक्ष मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा है, जहां पर वो 114 फाइटर जेट्स को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हैं, इनके स्टैंडर्ड को लेकर, इनमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर और भारत के पास इन जेट्स का कितना कंट्रोल रहेगा इसको लेकर के। लेकिन उसके तुरंत बाद रशियन मीडिया इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो SU-57 को लेकर आने लगी हैं। पहले हम सब ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ 2 से 3 स्क्वाड्रन को लेकर के ही भारत को रूस का ऑफर आया है, लेकिन अब पहले ये क्लियर हुआ कि रूस ने स्क्वाड्रन नंबर्स को बढ़ा दिया है और अब इस समय रूस 110 से 126 एयरक्राफ्ट्स की तरफ देख रहा है। वहीं इसी बीच एक बड़ा सिग्नल हमें मॉस्को से देखने को मिला है, जहां पर अब तक के सबसे बड़े ऑफर जो कि भारत को उन्होंने दिया है, इसमें वो एक कदम आगे आ चुके हैं। अभी तक जो भी चीज़ें हुई थी वो ऑन पेपर हुई थी। जो डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए थे वो रशियन टेस्ट पायलट की तरफ से दिए गए थे और इस दौरान भारत की तरफ से उनको सकारात्मक संकेत भी मिले थे। लेकिन अब जो रूस है वो इस पे एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। SU-57E जो कि एक्सपोर्ट वेरिएंट है, अब इसको एक्सपीरियंस करने के लिए रूस इंडियन पायलट्स को इनवाइट करने वाला है। इसके लिए बाकायदा रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा गया है या रिक्वेस्ट भेजी गई है, जिसको लेकर रशियन मीडिया दावा करती है कि बहुत जल्दी इसमें मंजूरी भी मिल जाएगी। और एक बार जैसे ही रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मंजूरी इसको मिल जाती है तो इंडियन डेलीगेशन को रूस इनवाइट करेगा SU-57 की फैसिलिटी में, जहां पर इनकी टेक्नोलॉजी को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का जो मौका है ये भारत के पायलट्स को मिलने वाला है अपकमिंग डेज में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि SU-57 निस्संदेह अभी पूरे के पूरे प्रोग्राम में सबसे एडवांस फाइटर है जो भारत एक्वायर कर सकता है। और क्योंकि रूस काफ़ी ज़्यादा इस पे लगा हुआ है तो आने वाले भविष्य में अगर इंडियन डेलीगेशन SU-57 के बारे में जानकारी प्राप्त करता, ये भारत के टेस्ट पायलट्स इसको उड़ाते दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उड़ाने वाली बात थोड़ा मुश्किल है क्योंकि SU-57 का कोई ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं है, तो ये काम कैसे होगा ये भी अभी संदेहप्रद बना हुआ है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का जो एक कमिटमेंट है 4.5 और 5th जनरेशन की कंबाइंड फ्लीट को ऑपरेट करने का, उसको देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े और निर्णय हमें आते दिखाई पड़ सकते हैं। एरो इंडिया 2025 ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां तब बटोरी थी जब SU-57 और F-35 आमने सामने थे। हालांकि F-35 अब डिबेट से भी बाहर हो चुका है और मेन कंपटीशन राफेल F4.1 और SU-57E वेरिएंट के बीच में बचा है। अब SU-57 की बात करें तो इसका नेटो रिपोर्टिंग नेम फेलन है और ये रूस की एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। ये एक एडवांस ट्विन इंजन सुपर मनरेबल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि अपने स्टेल्थ, अपने सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस सेंसर फ्यूजन के लिए जाना जाता है। यूँ तो इस एयरक्राफ्ट को N036 बेल का एसर रडार से इक्विप किया गया है। इसमें हमें इंटरनल वेपन बेस भी देखने को मिलती है जो कि R-77N जैसी घातक मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है और हाइपरसोनिक म्यूनिशन जिनमें किंजाल का नाम भी सामने आ रहा है, जरकॉन का नाम भी सामने आ रहा है, वो हमें देखने को मिल सकती है भविष्य में। ये चीज़ें इस डील को और ज़्यादा जो है कह सकते हैं अट्रैक्टिव बनाती हैं। वह रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जो अगर इंडियन वेरिएंट आता है, अगर भारत इसको खरीदता है तो इसमें हमें रशियन जो वेल का ऐसा रडार है वो देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें हमें स्वदेशी विरूपाक्ष रडार देखने को मिल सकता है जो हमने सुपर सुखोई के लिए बनाए हैं। इनफैक्ट जो प्रोडक्शन है इसको भी बढ़ा दिया गया है और इस समय रूस यही चाहता है कि भारत के साथ डील को फाइनलाइज करके इसके प्रोडक्शन नंबर को और इंक्रीज किया जा सके। रशिया का ये अट्रैक्टिव ऑफर उस एक घटनाक्रम का सबक भी लगता है जो कि उन्होंने 2018 की घटना से सीखा है। आपको याद होगा 2018 में भारत ने FGFA प्रोग्राम को खुद से बाहर कर लिया था और अगर भारत इस प्रोग्राम से बाहर ना होता तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के पास आज कम से कम 5 से 6 एक्टिव स्क्वाड्रन SU-57 की हो सकती थी। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम 2025 में आए तो रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लगातार फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड और जॉइंट प्रोडक्शन का जो अट्रैक्टिव ऑफर है इसको पुश कर रहे हैं और अब भारत से फॉर्मली रिक्वेस्ट करी गई है कि एक बार इस प्रपोजल को गंभीरता के साथ भारत देखे, उसके बाद जो भी आगे का निर्णय होगा वो रूस को मान्य होगा। ये प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में दिसंबर में कंफर्म हो गया है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा होने वाला है और माना जा रहा है कि उसमें हमें कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रूस ने अपने प्रपोजल में एक और मॉडिफिकेशन किया है।
अभी तक ये कहा गया था कि कंप्लीट जो पहला एयरक्राफ्ट है वो भारत में ही बनाया जाएगा, लेकिन अब फ्रांस से जैसी बातें सामने आ रही हैं फ्रांस की राफेल डील को लेकर के कि भारत तकरीबन 15 से 20 जो एयरक्राफ्ट है फ्लाईवे कंडीशन में लेगा और बाद में सभी एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। तो इसी क्रम में रूस ने भी भारत को प्रपोजल दे रखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत की ज़रूरत को देखते हुए वो 20 से 30 एयरक्राफ्ट की जो ऑफ द सेल्फ डिलीवरी है वो करने वाले हैं। यानी कि बने बनाए जो रेडी टू फ्लाई एयरक्राफ्ट है फ्लाईवे कंडीशन में, ये 20 से 30 की संख्या में भारत को डिलीवर किए जाएंगे और उसके बाद जो बाकी के एयरक्राफ्ट हैं ये भारत में ही बनाए जाएंगे, जहां पर बड़े पैमाने पर जो लोकल कंपोनेंट है भारत में विकसित किया गया वो इसमें यूज़ किया जाएगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप इसको F-35 से कंपेयर करते हैं या राफेल F-4 स्टैंडर्ड जो भारत ले रहा है जिसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट $150 मिलियन के आसपास आंकी जा रही है, उसकी तुलना में ये 30 से 40% तक सस्ते हो सकते हैं। इस चीज़ को लेकर रूस ने दावा किया है। रशियन टेस्ट पायलट सर्गी बॉगडन ने भी इसको लेकर बहुत बड़ी एक टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि हमने भारत की कंडीशन को अच्छे से भांपा है, हम जानते हैं भारत की रिक्वायरमेंट क्या है और इसीलिए भारत को हम पे ट्रस्ट करना चाहिए। और इस ट्रस्ट की एक वजह भी है कि रूस और भारत के दशकों पुराने जो संबंध हैं उससे दोनों देश एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। रही बात फ्लाइट ट्रायल्स की, तो रूस ने कहा भारत जितना फ्लाइट ट्रायल चाहता है रूस को उससे कोई आपत्ति नहीं है। बाकायदा उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि रूस इस समय भारत के जो टेस्ट पायलट हैं उनको इनवाइट करना चाहता है ताकि वो इस एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग, एवियोनिक इंटीग्रेशन, वेपन कंपैटिबिलिटी और सिमुलेटेड कॉम्बैट सिनेरियो को देखे और उसके बाद अपने जो निर्णय हैं उनको लेने में सरकार की मदद करे। हालांकि ये टाइमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉस्को इस समय ऐसे टाइम पर इनको ऑफर कर रहा है जब ये माना ही जा रहा है कि MRFA को लेकर निर्णय कभी भी आ सकता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में माना जा रहा है कि 114 फाइटर्स को लेकर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो मिल सकती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हमसे ये पूछें कि भारत राफेल लेगा या SU-57 लेगा, तो इसका अभी हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। हालांकि संभावनाएं 80% राफेल की ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि भारत कंबाइंड फ्लीट की तरफ देख रहा है। तो कंबाइंड फ्लीट की जहाँ तक बात रही और अगर भारत 5th जनरेशन की तरफ भी देख रहा है तो फिर SU-57 ही एकमात्र ऑप्शन है भारत के सामने, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मौजूदा समय में ये इंजन AL-41 F1S इंजन के साथ आता है और आने वाले भविष्य में इसको AL-51 का अपग्रेड भी मिलेगा जो कि अंडर डेवलपमेंट है। और उसने कंफर्म कर दिया है कि ये सारी चीज़ें भारत को भी ऑफर करी जाएंगी एक बार जैसे ही इनको क्लियरेंस मिल जाती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत SU-57 के साथ हमेशा बेनिफिट में रहेगा। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जिनकी वजह से शायद भारत खुलकर नहीं बोल पा रहा है। उसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। और इसके अलावा काटसा सैंक्शन की तलवार भारत के ऊपर ऑलरेडी लटक ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस प्रकार के समय संबंध हैं उसको देखकर ये लगता है या भारत भी ये सोच रहा होगा कि अगर इस डील को करने से हमें काटसा सैंक्शन फेस करना पड़ा तो उसके बाद चीज़ें कैसी होंगी और ये डील अधर में लटक सकती है और इसीलिए हो सकता है कि ये एक बड़ी अड़चन पैदा करे। खैर, आपका इसको लेकर क्या सोचना है? क्या आपके नज़र में आप भी यही मानते हैं कि राफेल से ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हमारे पास SU-57 के तौर पर उपलब्ध है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।